नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिन सिंह पालवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के 8 राज्यों में मतदान लगातार जारी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, मतदाताओं में बेहद उत्साह। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें। पश्चिम बंगाल वोटिंग के दौरान बवाल। दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंकी ईवीएम। 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों की दांव पर किस्मत। वाराणसी सहित यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी। पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनावी लड़ाई। तो पीएम मोदी ने मतदाताओं से की अपील। बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकलकर करें मतदान, बोले प्रधानमंत्री मोदी। साथ ही अखिलेश ने कहा कि जनता देश के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर करें मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान 7 बजे से शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक चलेगा। अब इस चरण में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सभी 13 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है, जहां से वो लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों की अगर बात करें तो पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडेय, रवि किशन और अनुप्रिया पटेल के अलावा अफजाल अंसारी भी इसमें शामिल हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिन संसदीय सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। आपको बता दें कि तमाम दिग्गज मतदान केंद्रों पर पहुंच के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वहीं मतदाता भी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरों की अगर बात करूं तो देख सकते हैं आप कि पहली तस्वीर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर अपने गृह क्षेत्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दें कि तमाम दिग्गज मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने भी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी के साथ पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। जितन राम मांझी ने इस्तेमाल किया अपने मताधिकार का। वहीं हिमाचल के बिलासपुर में पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ जेपी नड्डा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और जनता से घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर और वीडियो में कहा है कि लोग घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। आपको बता दें कि आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बलिया से संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स के साथ। पुष्पेंद्र, देखिए बलिया में भी मतदान लगातार जारी है, एक अहम सीट मानी जाती है। क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, दर्शकों को बताएं। जी, तो बलिया पूर्वांचल में एक राजनीतिक ये समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है बलिया, और चंद्रशेखर के नाम से विधिक रूप से पहले जाना जाता है। लेकिन बात करें आज की तो मतदाता सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ लगाए हुए हैं और महिलाओं का अधिकतर रुझान देखा जा रहा है। और अब ऐसे देखना होगा कि 4 जून को भी मतगणना होगा और देशांतक प्रतिशत कितने आ रहे हैं। और 13.14 करके अभी 9 बजे तक मतदान का प्रतिशत आया है। अब देखा जाए शाम तक कितना मतदान प्रतिशत बढ़ करके आ रहा है। जी, साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी आपसे पुष्पेंद्र कि लोगों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर। देखिए, मैं कई मतदान केंद्रों पर गया और वहां पर देखने को यही मिल रहा है कि मतदाताओं में लाइन कतार बदलू होकर के मतदान दे रहे हैं। चूंकि मौसम की अगर बात की जाए तो आज कुछ मौसम जो है साथ दे रहा है। हालांकि अभी दोपहर होने वाले हैं और इस दोपहर में किस तरह का मौसम बनेगा ये तो अभी नहीं है, लेकिन मौसम के अनुसार मतदाता भी अपना रुझान मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रहे हैं। जी, साथ ही साथ देखिए गर्मी बेहद ज्यादा है, ऐसे में गर्मी के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम मतदाताओं को राहत पहुंचाने के लिए पुष्पेंद्र? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है या फिर जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश किया गया, देखा भी गया कि ORS के पैकेट रखे गए हैं,
यहाँ तक कि बिजली के से किसी को परेशानी ना हो तो कूलर वगैरह की व्यवस्था की गई है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। जी साथ ही साथ पुष्पेंद्र, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मतदाता क्या भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में काफी कम देखने को मिला है। हाँ जी, बिल्कुल बात आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए आज बलिया की मौसम के अनुसार जो दिखाई दे रहा है तो लगता है कि देर जब तक ये मतदान शाम तक होगा तो कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, जिस तरह से जागरूकता फैलाई गई है। जी, साथ ही साथ बलिया की अगर बात करें तो बलिया से जहां एक तरफ बीजेपी के नेता मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ सनातन पांडे सपा की तरफ से मैदान में है। मुकाबला कितना कठिन है उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। हाँ, बिल्कुल बता दें आपको कि 2019 में भी समाजवादी पार्टी के रनर प्रत्याशी रहे सनातन पांडे, और लगातार चूंकि 2014 में पहली बार बीजेपी ने कमल खिलाया था, 2019 में भी चूंकि प्रत्याशी बदलते रहे, लेकिन दूसरी बार वीरेंद्र सिंह 2014 में भरत सिंह जीत हासिल किए थे, कमल पहली बार खिला था बलिया में, दूसरी बार वीरेंद्र सिंह मस्त अपना कमल खिलाए, और तीसरी बार की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र बीजेपी से प्रत्याशी हैं नीरज शेखर। अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को परिणाम किस रूप में आते हैं। हालांकि लड़ाई की बात की जाए तो कांटे की टक्कर चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स बलिया से हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, 4 तारीख की काउंटिंग में जो मैंने देखा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक और मध्य भारत में भी, हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है, और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। मैंने मतदान कर दिया है, आप भी लोकतंत्र के पर्व पर जाइए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग बूथ पर और कर दीजिए मतदान, दे दीजिए अपना योगदान, क्योंकि दुनिया देख रही है उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ, और भारत को खरा उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है, और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अच्छा, जनतंत्र की बात है। जनतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व है और अपना अधिकार का प्रयोग करना सबको चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। उस सिलसिले में हम अपने सब परिवार के साथ, अपने पत्नी, अपने पुत्रवधू, अपने परपौत्र और फिर अपने पुत्र, सब लोगों के साथ आकर के हम लोग मतदान के में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। पंजाबियों के लिए गर्मी कोई खास ऐसी नहीं मायने रखती, क्योंकि हम लोग खेतों में काम करके आए हैं। हम लोग 48-50 डिग्री में तो आम तौर पे घूमते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में 70% से ज़्यादा, 75% से भी ज़्यादा वोटिंग की उम्मीद है। तो 1 घंटे में 10% हो गई है इस बूथ पे, तो 1 घंटे में 10% हो गई है। तो इसका मतलब अगर थोड़ा 1 बजे 2 बजे थोड़ा स्लो भी हो गया तो 4-5 बजे फिर अप होगा, तो 70 से 80 की तरफ जा रहा है। हम लोग तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले, और जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें, ये अपील है लोगों से। मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। 7वां चरण है और हर चरण की जो आहट, जो कि एक बड़ा आकार ले चुकी है, तो मैं यकीनी तौर पे कहूँ पूरे देश में भी और खास करके बिहार में तो ये चल रहा है। 24 के 24 वचन, नौकरी मतलब तेजस्वी, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर लोग अपनी पहचान के लिए, अपने सबलीकरण के लिए वोट कर रहे हैं, और मैं निश्चित तौर पे कहूं
कि आज शाम में एग्जिट पोल जितने भी प्रायोजित हो, 4 को जब पेटी खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, तो मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा सरकार बनाने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बता दीजिए क्या सोच रहे, बता दीजिए आप, बताने का तो वोट डाल दिया। की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर का मौसम, राजनीति तो दिल्ली में बता दीजिए 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। और देखिए हमारे साथ महाराजगंज से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, देखिए महाराजगंज की अगर बात की जाए तो यूपी की सबसे अहम सीटों में से एक सीट मानी जाती है। ऐसे में क्या कुछ समीकरण महाराजगंज में बन रहे हैं? क्योंकि देखिए वहां से जहां इंडिया गठबंधन और भाजपा के प्रत्याशी सामने हैं, तो वहीं बसपा ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है। माफी चाहेंगे, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके की आज 13 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। काफी अहम ये सीटें मानी जाती हैं और इसमें महाराजगंज की सीट भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि महाराजगंज से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पंकज चौधरी हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन के वीरेंद्र चौधरी मैदान में हैं। साथ ही बसपा से मोहम्मद मौसम आलम मैदान में हैं और साथ ही कई निर्दलीय कैंडिडेट्स भी मैदान में हैं। ऐसे में महाराजगंज सीट का समीकरण क्या कुछ होगा, कुछ ही देर में हमारे संवाददाता बताएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि आज देश में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। देखिए आपको बता दें कि अंतिम चरण में आज कई अहम सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें वाराणसी भी शामिल है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैदान में हैं। आपको बता दें कि कई सारे दिग्गजों की आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कई सारे दिग्गजों की किस्मत आज साख पर है। वही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, खुद प्रधानमंत्री मोदी, रवि किशन, कई सारे ऐसे नाम हैं जो आज मैदान में है, जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। बता दें कि कई सारे दिग्गजों ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान केंद्रों की तस्वीरों की अगर बात करें तो लंबी लंबी कतारें देखने को मतदान केंद्रों में मिल रही हैं। यूपी की गाजीपुर सीट पर मतदान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मतदान देकर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है। पारसनाथ जी ने वोट किया, अपने मतदान केंद्र आदर्श बूथ इनका बना है सिकरी में। आज आपने मतदान कर दिया है, आइए जानते हैं कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। जनता से यही कहना चाहेंगे, जनता मतदाता भारी संख्या में मतदान करें, एक भी मत घर में बाकी न रहे। बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको लाकर मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाए, बस यही लोगों से अपील है। 400 पार का आप जो नारा लगा रहे हैं, वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है। 400 पार जनता में क्या उत्साह है? बहुत उत्साह है जनता में। आज आप खुद जाकर देख लीजिए, लोग कहते थे ना पहले मतदान फिर भोजन जलपान, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। आज आप पहली बार मतलब प्रत्याशी के रूप में आप मतदान किया, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मतदाता के हैसियत से जो लगता है वो लग रहा है। हमेशा हम लोग मतदान ठीक से करते हैं, पहले आके करते हैं। और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने
आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। और गाजीपुर से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बताइए क्या सोच रहे, बता दीजिए। आप बताने को तो वोट डाल दिया की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो। 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 13 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और ये मतदान पूर्वांचल वाली सीटों पर हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें कई सारी हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं, जिसमें खुद वाराणसी जैसी हॉट सीट भी शामिल है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कई सारे अहम मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट कर रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की बात करूं तो इनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। ये सीटें बेहद अहम हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इन सीटों का समीकरण भी, कुछ सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट बनी हुई हैं, हॉट सीट में तब्दील है, और जहां मुकाबला त्रिकोणीय है तो वहीं कुछ सीटें, साथ ही आपको बता दें कि 13 सीटों का समीकरण देखते हुए आपको बता दें कि जनता घरों से बाहर निकल रही है अपने मुद्दों को लेकर, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। साथ ही बता दूं कि वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। अगर हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे, रवि किशन और अनुप्रिया पटेल के अलावा अफजाल अंसारी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जिन संसदीय सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। और अगर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मतदाताओं में मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दूं कि आज देश के 8 राज्यों में मतदान जारी है। 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान लगातार हो रहा है। वहीं मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल से भी खबर सामने आई। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान एक बार फिर बवाल देखने को मिला। जी हाँ, दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने ईवीएम को तालाब में फेंक दिया। वहीं 7वें चरण में आपको बता दूं कि 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। और इसी बीच सीधा रुख कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली नई शराब नीति मामला, केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी मामले में सुनवाई। जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को भी भेजा नोटिस। केजरीवाल को 2 जून को करना है सरेंडर। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हालांकि शुक्रवार को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग पर ईडी को नोटिस जारी किया था। उस दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम याचिका का विरोध करते हुए सवाल पूछा था कि वह मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत कैसे मांग सकते हैं, जबकि वे प्रचार करने के लिए अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दिल्ली से आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली नई शराब नीति मामला, केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी मामले की सुनवाई। जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को भी भेजा था नोटिस। आपको बता दें केजरीवाल को 2 जून को करना है सरेंडर। दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विवेक, दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाले मामले में आज आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ पूरा मामला है, दर्शकों को बताएं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। एक नियमित जमानत की मांग की गई थी और दूसरी याचिका दाखिल की गई थी जो अंतरिम जमानत के लिए। क्योंकि इससे पहले राउज एवेन्यू से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कोशिश की और मेंशनिंग करके ये कहा कि जो उनकी सरेंडर करने की डेट है 2 तारीख, उससे पहले उनको कुछ मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं जिसके आधार पर उनको 7 दिन की अंतरिम जमानत दी जाए। इसको मेंशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये मामला आपका पहले से लंबित रखा हुआ, फैसला इस पर सुरक्षित रख चुके हैं, इस वजह से इस अर्जी पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया और राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की। जो उन्होंने नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की उस पर 7 जून को सुनवाई होगी, जबकि जो अंतरिम जमानत यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में मांग रखी थी वो मांग अब राउज एवेन्यू कोर्ट में रखी है, जिसमें 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी है। और उसका हवाला दिया है कि उनको मेडिकल इश्यूज हैं, क्योंकि जब वो उसमें जेल में थे उस दौरान उनको उनका वेट बहुत लूज हो गया था और इसी वजह से कीटोन का लेवल बहुत हाई था। तो उनको इस बारे में जांच करनी कि अगर फिर वो दोबारा जेल में जाते हैं तो उनको कोई हाई रिस्क वाली कोई बीमारी न हो। ऐसे में होलिस्टिक लगाना पड़ेगा, उसके लिए 3 से 5 दिन मैक्सिमम 7 दिन। बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा कि क्या किसी प्रकार की राहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को मिलती है या नहीं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और कर लेते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। वीर सावरकर मानहानि मामला, राहुल गांधी की फिर बड़ी मुश्किलें। पुणे कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को भेजा समन। राहुल गांधी को पुणे कोर्ट में हाजिर होने का आदेश। राहुल गांधी ने लंदन में दिया था अपमानजनक बयान। वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे के सत्र न्यायालय ने कांग्रेस की नेता राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच पुणे की विशामबाग पुलिस कर रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। शिकायत के अनुसार अपने बयान में राहुल ने कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर को खुशी महसूस हुई थी। जी हां, अब इसी पूरे बयान को लेकर वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वीर सावरकर मानहानि मामले में अब राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पुणे कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को समन भेजा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वजीत, वीर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए पुणे कोर्ट ने उनको मानहानि मामले में समन भेजा है। जी, पुणे के सत्र न्यायालय ने जो उनके जो वीर सावरकर के जो फैमिली मेंबर थे और जो वीर सावरकर, उन्होंने एक मानहानि की मामला दर्ज कराया था, जिसमें राहुल गांधी ने उनको आपत्तिजनक बयान दिया था विदेशों में, जिसको बयान को लेते हुए उन्होंने अपील की थी कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी सुनवाई करते हुए 19 को राहुल गांधी को पेश होने का जो है उन्होंने नोटिस भेजा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि देखना है कि 19 अगस्त को राहुल गांधी या खुद पेश होते हैं या वकील के जरिए पैरवी करके अपना समय मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं आने दिनों में राहुल गांधी की जो मुश्किल है दिन दिन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पुणे कोर्ट ने जिस तरह से मानहानि मामले में जो संज्ञान लिया है और उन्होंने नोटिस सर्व किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। और सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से है। 4 धाम यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर। धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 4 धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर बढ़ी रोक। वीआईपी दर्शन की 10 जून तक बढ़ी रोक। 4 धाम यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को मंदिरों में वीआईपी दर्शन पर रोक 10 जून तक के लिए बढ़ा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में एक पत्र लिखकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को
सूचित कर दिया है। अपने पत्र में रतूड़ी ने अपने समकक्षों को जनता को अनिवार्य पंजीकरण के बारे में जागरूक करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके सहयोग के कारण राज्य सरकार को चारधाम यात्रा के प्रभावी प्रबंधन में मदद मिली है। 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही अब तक लगभग 13.84 लाख श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं और अब तक केदारनाथ में 5,70,465, तो वहीं बद्रीनाथ में 3,20,773, यमुनोत्री में 2,50,826 और गंगोत्री में 2,42,624 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से लगातार भारी भीड़ उमड़ रही है श्रद्धालुओं को, उसी को देखते हुए एक बड़ी खबर चारधाम यात्रा से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आई है। जी हां, धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर रोक को बढ़ा दिया गया है। दरअसल भारी भीड़ के चलते कुछ दिन पहले धामी सरकार ने वीआईपी दर्शन पर कुछ समय के लिए रोक लगाई थी। अब उसकी अवधि को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।